राधे राधे प्यारे मित्रों, मैं गौरव ब्रज की धरती आगरा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं एडब्ल्यूडी परिवार में। आज की क्लास शुरू करने से पहले जरा कुछ देश के आसपास के पड़ोसियों के घरों में होने वाली चर्चाओं पे हम बात करते हैं। आपने देखा कि नेपाल में एक क्राइसिस आया और वहाँ की जैन जी जनरेशन ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा सत्ता का विरोध किया और हमारे नीतीश सर ने भी इस पर लेके एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। उससे कुछ समय पहले आपने देखा था बांग्लादेश में भी यही स्थिति रही और उसी प्रकार की स्थिति कुछ साल पहले श्रीलंका में भी रही। आपने देखा कि ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं हम लोग इनसे, स्टेट हमारे बिल्कुल लगे हुए हैं दीवार जैसे, पड़ोसी की दीवार से हमारी दीवार लगी हुई है। लेकिन आपने कल्पना करी है कि कुछ लोगों के घटिया दिमाग में ये स्थिति आ रही थी, उनको ये लग रहा था कि अगला नंबर भारत का आएगा। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भारत में इस तरह की कोई भी स्थिति और परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है भारत के लोकतंत्र में शामिल संघवाद। और ये संघवाद हमारी 22 भाषाओं, 28 से अधिक राज्यों, 8 यूनियन टेरिटरीज और उनमें अलग अलग विविधता वाले लोगों को एक संग बांध के रखता है और उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट पे सिर्फ एक ही शब्द आपको प्रमुखता से दिखता है जिसका नाम है भारतीय, यानी कि इंडियन। तो ये जो ताकत हमें दे रहा है वो हमें देता है भारत का संघवाद। तो आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे संघवाद को लेकर के कि क्या है संघवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फेडरलिज्म। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फेडरलिज्म, टाइप्स, फीचर एंड बेनिफिट्स, यानी कि उसके प्रकार क्या हैं, उसकी खासियत क्या है और उसके क्या क्या लाभ हैं। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आपकी ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएसटी का, आप इसको देख सकते हैं। और साथ में जो पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, जो अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने को तैयार रहते हैं। बेसिकली मेंस में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए इसको शुरू करता हूँ। व्हाट इज फेडरलिज्म, क्या है संघवाद, फेडरलिज्म किस तरह से कार्य करता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा फेडरलिज्म का मतलब। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constituent units of the country। दोबारा सुनिएगा, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constituent units of the country। यानी कि संघवाद वो शक्ति है जहां पर शक्तियों का वितरण 2 से 3 जगह पे बांटा गया है। वैसे तो संघवाद की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शक्तियों का वितरण 2 तरीके से होता है, लेकिन भारत के संघवाद की खासियत यह है कि भारत के संघवाद में शक्तियों का जो वितरण है वो 3 स्तर पे किया गया है। और ये क्यों किया गया है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्या है कि भैया संघवाद में यानी कि फेडरलिज्म में जो शक्तियाँ होती हैं वो या एक केंद्रीय अथॉरिटी पे होती हैं और साथ में उनसे जुड़ी हुई जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ही अवेलेबल रहती हैं। साथ में इसकी दूसरी परिभाषा भी है, बहुत सिंपल परिभाषा है, अपने शब्दों में इसको आप लिखना चाहें तो भूलेंगे भी नहीं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि शक्तियों को हमने अलग अलग सरकारों के स्तर पर हमने बांटा हुआ है। ये संघवाद की खासियत है। संघवाद को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कि ये मेरा हाथ का पंजा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हथेली है और ये उंगलियां हैं। आप अगर ये बोलें कि उंगलियां बोलेंगे मैं तो भाई अपने आप को अलग से ऑपरेट करूंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। और वहीं अगर इन उंगलियों को काट दी जाए तो इस हथेली का भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये दोनों स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो इन्हें कठिनाई होगी और हो सकता है कि कार्य असंभव हो। लेकिन इस हाथ की खास बात यह है कि ये उंगलियां हथेली से जुड़ी हुई हैं, जहाँ मेन काम हथेली का है और ये सबऑर्डिनेट के रूप में कार्य कर रही हैं और यही देश की ताकत बनती है और इसी को हम बोलते हैं संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। चलते हैं आगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्टिकल फॉर्म कॉल्ड फेडरलिज्म।
मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी संविधान के ऊपर, और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर भारत में शक्तियों को दो तरह से बांटा गया है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रूप में। हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बताया था कि 3 स्तर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्टिकल बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेंटर की, यानी कि केंद्र की, राज्यों की, और साथ में तीसरा स्तर भारत में और है जो है लोकल गवर्नमेंट, जिन्हें आप पंचायत, ग्रामीणों में आपको पंचायत व्यवस्था बोलते हैं और शहरों में आपको नगरीय निकाय या म्यूनिसिपैलिटी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो शक्तियां थी उनको निर्धारित किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शक्तियों का वितरण वैसे तो आमतौर पर यहाँ पे 2 स्तर पे होता है। पहला होता है आपका सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल पे। ये तो हर जगह है, चाहे आप देखो हमारे संविधान की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं संविधान को थोड़ा यूएसए से देखिए। फेडरलिज्म आपने कनाडा से लिया हुआ है, कनाडा में भी संघवाद है और यूएसए में भी संघवाद है। तो आप इस तरह की चीज़ों को अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो यूएसए और कनाडा, इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो वहाँ से कई सारी चीज़ें आपको भारत में सिमिलर मिलेंगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि संविधान में कई सारी चीज़ें हमने अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी बाहर के देशों से भी ली हुई थी, तो उन्हीं देशों से ये जो सारी चीज़ें निकल के आई हैं तो वहाँ पे भी अवेलेबल है और हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। लेकिन हमने अपने देश के हिसाब से इसको कई जगहों पे अपने हिसाब से अमेंडमेंट भी किया हुआ है। जैसे 1992 में हमने एक संशोधन लेके आए और वहाँ पर हमने ये कंफर्म किया कि हम लोकल गवर्नेंस को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और इसीलिए सेंट्रल और स्टेट लेवल के बाद इंडिया में 3rd लेवल भी आया जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, और वो लेवल जो है वो लोकल गवर्नेंस है। और लोकल लेवल पे ये गवर्नेंस जो काम करती है वो है पंचायत, और दूसरी है आपकी म्यूनिसिपैलिटी। एक है पंचायत और दूसरी है म्यूनिसिपैलिटी। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, तो कृपया करके उसको ज़रूर देखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और डिटेल में आपको चीज़ें समझनी होंगी, और अगर आप इसको अच्छे समझेंगे तो आप आंसर्स भी बहुत अच्छे लिख के आ पाएंगे। तो पंचायतों के बारे में, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में इसको होल्ड पे रखेंगे, हम इसमें बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो फेडरलिज्म है वैसे तो आमतौर पे 2 स्तर का देखने को मिलता है, लेकिन भारत में ये 3 स्तर ले लेता है और तीसरा स्तर है लोकल गवर्नेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम? मैंने आपको बताया था कि देश में केवल हमारे देश में चलिए फेडरल सिस्टम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इस तरह का सिस्टम हो। कहीं कहीं पे तानाशाही है, जैसे नॉर्थ कोरिया पे आप देख लें। चाइना में चले जाएँ तो कम्युनिस्ट की सरकार है, वहाँ पे कम्युनिस्ट अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। आप और कहीं पे देखेंगे जैसे नेपाल में राजशाही थी, फिर लोकतंत्र आया, अब दोबारा से राजशाही की मांग हो रही है। तो इस तरीके से देशों में कई कई जगहों पर अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट्स अपना कार्य कर रही है। लेकिन इनमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। सबसे पहला है एक होता है यूनिटरी सिस्टम, जहाँ पे शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, एक संस्था के पास होती है, और दूसरा होता है आपका फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम नाम ही समझ में आ रहा होगा, यूनिटरी का मतलब ही इस तरह से है कि जहाँ सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के पास में हो, और एक व्यक्ति के पास जब सत्ता, एक संस्था के पास, बेसिकली व्यक्ति नहीं, एक संस्था के पास सत्ता होगी तो वो उसके अधिकार भी ज़्यादा होंगे, उसकी चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। तो किस तरीके से चर्चा करेंगे वो भी देखो जरा। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर जो सत्ता है उसके पास में जो शक्ति है वो एक ही संस्था के पास होती है, और बाकी संस्थाएं उसके सबऑर्डिनेट की तरह काम करती हैं। बिल्कुल इस तरह से मान लीजिए जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल हों और उनके पास स्कूल की छुट्टी कराने से लेकर टाइम टेबल तक का, कब मिड सेशन कराना है, कब एग्जाम कराना है, ये सारी शक्ति हैं वो यूनिटरी सिस्टम में काम कर रहे हैं। वो जो फैसला लेंगे उनके सबऑर्डिनेट्स को मानना पड़ेगा और उस हिसाब से वो संस्था आगे चलती रहेगी। इसमें क्या होता है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने सेंट्रल लेवल, फिर मैंने आपको बताया स्टेट लेवल, और भारत में तीसरा लेवल लोकल लेवल, जैसे हम बोलते हैं पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, यानी कि नगरीय निकाय। फिर अगला देखते हैं क्या होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम में, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर पास करती है और वो उनको मानना पड़ता है। लेकिन भारत में जब हम 3 लेवल की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई सेंट्रल के कानून का भी नुकसान ना हो, स्टेट के जो लोग रह रहे हैं
उनके लिए भी इस हिसाब से कानून बनाए जाएंगे, सेंट्रल के कानून पर कोई फर्क ना पड़े, स्टेट के लोगों के लिए भी कानून चलता रहे, और लोकल लेवल पे भी इस तरह से कानून बनाया जाएगा कि वहाँ के लोकल लेवल के लोगों को भी काम मिलता रहे, लेकिन उसका प्रभाव ना तो स्टेट लेवल के कानून पर पड़े और ना ही सेंट्रल लेवल के कानून पर पड़े। ये भारत के फेडरल सिस्टम की बड़ी खास बात है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है वो भी समझिए। मान लीजिए दिल्ली से सत्ता ऑपरेट हो रही है, केंद्र सरकार दिल्ली से ऑपरेट करती है, और दिल्ली का वेदर, दिल्ली का मौसम, दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो अलग हैं, और वहीं नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है कि कुछ अलग समस्याएं हों, साउथ में कुछ अलग समस्याएं हों, और दिल्ली में बैठे हुए व्यक्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं पता, और वो एक ऐसा कोई कानून बना दें जिसके तहत वो जो कानून बनाए उन्होंने बोल दिया कि साहब जंगल काटने बहुत अनिवार्य हो गए हैं, अब उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो जंगलों में चल रही है, जैसे मान लो साउथ में चल रही हो या नॉर्थ ईस्ट में चल रही हो, और इस तरह का जो कानून है वो वहाँ के लोगों को प्रभावित करे। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है वो यूनिटरी सिस्टम का है। लेकिन हमारे भारत में फेडरल सिस्टम ये आज़ादी देता है कि आप लोकल लेवल पे जो कानून बना रहे हैं उनको पूरी आज़ादी है कि वो भी लोगों के हित के हिसाब से बनाएं, लेकिन शर्त ये है कि सेंटर के कानून यानी कि जो संविधान है उसके कानूनों में कहीं भी छेड़छाड़ ना हो, संविधान में कोई भी सब परिवर्तन ना हो। तो ये आपकी यूनिटरी सिस्टम की बात है। देखते हैं फेडरल सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहाँ पर मिल बैठ के फैसला होता है, आप ऑर्डर नहीं दे सकते, और ऑर्डर नहीं देने का मतलब है कि आप किसी को, स्टेट को दबाव में नहीं डाल सकते कि भाई आपको यहाँ से रोड्स निकालनी ही निकालनी है या आपको अपनी स्टेट पॉलिसी में चेंज करना ही करना है। इस तरीके का दबाव फेडरल सिस्टम में किसी के ऊपर नहीं होता, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो लोकल लेवल में हो। आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिटरी में बात कर रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम and administrative division. The central government is supreme and the administrative division exercise only powers that central government has delegated to them. और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करेगा जो सेंट्रल लेवल ने दी हुई हैं। Their powers may be broadened and narrowed by the central government. और समय के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी शक्तियों को या तो बढ़ाया भी जा सकता है या कम भी किया जा सकता है, इस पर कोई भी सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा। ये यूनिटरी सिस्टम की खास बात है। जबकि फेडरल सिस्टम जो हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देख रहे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को इतनी पावर दी हुई है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इतर अपने लोगों के लिए अपने स्टेट के हित के हिसाब से कानून बना सकता है, और आप इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकते। शर्त है कि संविधान के मूल प्रारूप में कोई परिवर्तन ना हो, और इन्हीं को हमने नाम दिया है भारत में DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये किसी भी राज्य के मौलिक अधिकारों के रूप में काम करती है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, उसी तरीके से यहाँ भी जो राज्य के मौलिक अधिकार हैं उनके रूप में DPSP काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से काम कर रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, यानी कि फेडरल सिस्टम की खास बातें क्या क्या हैं, संघवाद की खास बात क्या क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, देयर आर 2 or more levels of government. इंडिया हैज 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अभी चर्चा कर ही चुके हैं। सिंपल पहली चीज तो आपको आंख बंद करके याद रख लेनी है कि भैया फेडरल सिस्टम में कम से कम 2 लेवल होते हैं, और भारत में तो 3 लेवल भी हैं, सेंट्रल, स्टेट और साथ में लोकल लेवल। और लोकल लेवल मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, यानी कि नगरीय निकाय। नगरों के लिए बनाया गया था, ग्राम के अलग बनाएंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, बट ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा सुनिएगा, डिफरेंट लेवल
डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स। भैया भारत के नागरिक हैं हम भी, मैं एक भारत का नागरिक भी हूँ और उत्तर प्रदेश का नागरिक भी हूँ, साथ में मैं आगरा नगर निगम का भी नागरिक हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 3 अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मैं भारत के कानून, मेरे मौलिक अधिकारों का प्रभाव ना तो नगरीय निकाय के द्वारा पड़ सकता है, ना ही मेरे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पड़ेगा। लेकिन मुझे सेंटर की भी सुविधा मिलेंगी, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की सुविधाएं भी मिलेंगी और मुझे लोकल लेवल की गवर्नेंस की सुविधाएं भी मिलेंगी। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब फेडरलिज्म की बात होती है तो सेम सिटीजन होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग लेवल से अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं और उनके अपने स्पेसिफिक कानूनी अधिकार होते हैं। यानी कि अगर मैंने नगर निगम के कानून के तहत मैंने कहीं रोड पर कचरा फैला दिया तो मुझ पर जुर्माना लग सकता है, भले ही मैं चिल्लाता रहूं कि सेंटर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये नियम नगर निगम का है। उसी प्रकार से जैसे यूपी में आप देख रहे हैं आजकल कि बुलडोजर बाबा का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है कि जहां आप उधम करेंगे ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन बुलडोजर आपको दबाव में ले लेता है। ठीक उसी तरीके से किसी और स्टेट में ये कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ चल रही है। इसका मतलब क्या है कि लोकल लेवल पे लोकल लोगों की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं और साथ में कानून को बांधा जा रहा है। इससे ना तो संविधान पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना ही भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को भी सुरक्षा मिल रही है। उसी प्रकार से सेंट्रल का कोई नियम है, सेंट्रल ने बोल दिया कि भाई आधार कार्ड बनवाओ, इस तरह की सुविधा हम आपको दे रहे हैं, सेंट्रल स्कीम आ रही हैं, तो उनका भी आप फायदा उठा पा रहे हैं। और यही खास बात फेडरलिज्म को भारत में सबसे ज़्यादा ताकत देती है, सबसे ज़्यादा शक्ति देती है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर आपके लेजिस्लेशन यानी कि जो आपका जो भी कानून बनाने वाली कार्यपालिका उसके, टैक्सेशन जहाँ आप टैक्स देते हैं उसके हिसाब से, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन व्यवस्था के हिसाब से आपको अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं और आपको उसके हिसाब से पालन भी करना पड़ता है। तीसरा है आपका द अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों अथॉरिटीज हैं ये कई ऐसी हवा में तीर मार के नहीं बना दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान में बाकायदा इनको लेकर के कानून पारित किए गए हैं और कानून पारित करने के साथ साथ इनको कानूनों में जगह दी गई है। यानी कि कल को अगर सेंटर इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाए कि ऑपरेशन लंगड़ा आप क्यों कर रहे हैं, ऑपरेशन या आपने बुलडोजर क्यों चलाया, या आगरा की लोकल गवर्नमेंट से कह दिया जाए कि आपने टैक्स क्यों बढ़ा दिए लोकल लोगों पे, तो इस पर ये लोग लोकल अथॉरिटी बोल सकती है कि देखिए भाई हमारे यहाँ के स्टेट की पॉलिसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमारी स्टेट पॉलिसी है कि सबसे पहले हम अपराध मुक्त भय मुक्त यूपी बनाना चाह रहे हैं। या फिर दूसरी हमारी स्टेट पॉलिसी कि भैया आगरा एक बहुत ही बड़ी हेरिटेज आपकी सिटी है, इसको साफ सफाई से रखना और यहाँ के लोगों को कायदे चलाने का काम हमारा है। इसमें सेंट्रल कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने सेंट्रल के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। और ये अभी कोई बोले कि ये तो इलीगल है, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, तो बोल देंगे आप चले जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो लीगल हैं वो लीगल हैं। अभी कुछ लोग मेरे इस वीडियो पे ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे कि आपने ऑपरेशन लंगड़ा को लीगल क्यों बोला, जबकि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि पुलिस कभी भी एनकाउंटर रिटेलिएशन में ही करेगी, जानबूझ के नहीं करेगी। अब आप बहुत से लोग सोचेंगे करे नहीं, हो सकता है कि किसी को ऐसे ही बांध के और गोली मार दी गई हो, तो उसका भी एक उपाय है, उसके लिए भी कानून बनाया हुआ कि जब तक अपराधी फायरिंग नहीं करता तब तक पुलिस उसको गोली नहीं मारती। मारने को तो वो माथे पे भी मार सकती है, लेकिन उन्होंने पैर पे क्यों मारी, क्योंकि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 सेंट्रल का अधिकार है और हम उसको खराब नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट ने अपना काम भी कर दिया, सेंट्रल के काम में कोई दिक्कत नहीं हुई और दोनों लोग सिटीजन्स सुरक्षित भी रहे, क्योंकि सुरक्षा देश के नागरिकों का प्रथम अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both level of government. आप समझिए, दोबारा समझिएगा और बड़े अच्छे समझना, थोड़ा सा आपको समय लगेगा इस वीडियो को देखने में, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इसकी रिवीजन की भी आवश्यकता ना पड़े। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो मौलिक जो आपको मतलब चीज़ें दी गई हैं, उसके तहत ये बोला गया है कि आप इस फेडरल सिस्टम में कोई भी व्यक्ति अकेला इस कानून को एक लेवल से चेंज नहीं कर सकता। अगर उसको चेंज करना है तो आपको सभी से सहमति लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, सहमति लेने का मतलब है कि अगर आप ऐसा कोई कानून लेके आ रहे हैं
जिससे राज्यों पे सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। देखिए लोकल जो मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर केंद्र सूची के विषय हैं, सेंट्रल के उसके विषय हैं, तो किसी भी राज्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा कानून जिसके तहत सेंट्रल कानून बनाने को तैयार बैठा हो और सीधा सीधा प्रभाव उस पर राज्य पे पड़े, तो फिर आपको जब तक राज्यों की सहमति नहीं मिल जाएगी तब तक आप उस पर कानून नहीं बना सकते हैं। इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी। जीएसटी एक ऐसी प्रक्रिया थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी विस्तार से वीडियो में फिर कभी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको बताऊंगा। उसमें यह तय किया गया था कि पूरे देश में एक टैक्स लगाएंगे, और जब एक टैक्स लगाएंगे तो कहीं पर वो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा था, जिसे वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। तो मुंबई दिल्ली जैसे शहर थोड़े महंगे थे, वही बेसिक नीड्स जो आपको यूपी में सस्ती मिल रही है, वही बेसिक नीड्स आपको दिल्ली में थोड़ी महंगी मिल रही है। तो इस तरीके से उसी देश में 28 राज्य हैं, तो 28 अलग अलग जगह पर टैक्स चलते थे। तो उसको बदलने के लिए देश ने एक कानून लाया जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी मदद भी कर रहा है। अब दिक्कत ये थी कि कई राज्यों को इस पर ऑब्जेक्शन भी था। तो देखिए ऑब्जेक्शन तो हर जगह है, आप अगर डिटॉल के ऐड भी देखेंगे तो कीटाणु साफ हो जाते हैं, लेकिन 99.9 होते हैं, 0.1 को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रावधान बनाया गया कि अगर आपको कानून पारित करना है तो भाई सबसे पहले तो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में 2/3 बहुमत से, जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इस कानून को पारित कराएंगे। उससे पहले आधे से ज्यादा राज्यों में, याद रखिएगा, आधे से ज्यादा राज्यों में, जिसकी वजह से इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, इन राज्यों में भी इस बिल को 2/3 बहुमत से, उनके अपने वहां पे 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। जब आधे से ज्यादा राज्यों में पास हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए हमारे देश में 28 राज्य हैं और 15 राज्यों में ये पास हो गया, तो गवर्नमेंट, और यहाँ भी लोअर और अपर हाउस में ये पास हो गया, तो राष्ट्रपति जी एक साइन करेंगे और ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा राज्य के लोग सहमति दे चुके हैं, साथ में लोअर हाउस। और राज्यसभा तो वैसे भी आपका क्या कहते हैं, अपर हाउस जो होता है वो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को ही, मतलब स्टेट को ही आपको रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ भी उसको पास करना पड़ेगा। और ऐसे करके चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, कानून में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। और अगर है भी कोई लिख रहा है कि नहीं भाई हो सकता है सप्रेस कर दिया हो, तो भाई उसके लिए कोर्ट है, संविधान का रक्षक ही है कोर्ट, तो कोर्ट उसको देखेगा। और कोर्ट आपको पता है स्टेट लेवल का मैटर है तो हाई कोर्ट देखेगा, और अगर मतलब बड़ा मैटर है नेशनल लेवल का है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये अंतिम निर्णय देने को तैयार रहता है, तो वो आपको पता रहना ही चाहिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या खास बातें हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये भी समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि केंद्र का बजट अलग आता है और राज्य का बजट अलग आता है, जैसे कि यूपी ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है और देश भी 5वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर के 4थी अर्थव्यवस्था पे पहुंचने वाला है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसमें अलग अलग देश और राज्यों को अपने आय के संसाधन अलग अलग देने के लिए कहा जाता है, और उनको ये अधिकार है कि उन पे वो पूरा पूरा फैसला ले सकें। आगे देखिए, द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, और फेडरल सिस्टम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। आप ये मान के चलिए कि कोई भी फेडरल सिस्टम तब अच्छा फेडरल सिस्टम माना जाएगा जब ये 2 मूल उद्देश्य आपके काम कर रहे हो। अब देखें, आप पाकिस्तान को ही देख लें, नाम तो वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, पड़ोस में ये क्या हाल है आपको पता ही है, आटे दाल के भाव को लेकर के कुछ नहीं पता वहाँ बेचारे, अगर वो एक दिन का आटा भी खरीद रहे हैं तो अचीवमेंट है उनके लिए। आप बांग्लादेश का मतलब हाल देख ही चुके हैं, आप नेपाल का भी आप हाल देख ही चुके हैं। तो फेडरलिज्म नाम में नहीं होना चाहिए, फेडरलिज्म काम में भी होना चाहिए। और इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, उसको सुरक्षा देना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, ये संघवाद का सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है। और पूरी दुनिया में भारत को एक बहुत अच्छे इस उदाहरण के तौर पे जाना जाता है कि कोई कंट्री अगर रहने लायक है जहाँ इतनी विविधता है,
तो वो भारत है, क्योंकि वो अपने लोगों को सेफ गार्ड करती है, यानी कि उनको बचाती है और उनके कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी करती है। दूसरा, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, आप देख ही रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता तो हमारा एक मतलब पूरा का पूरा स्लोगन है। वसुधैव कुटुंबकम की बात पे हम चलते हैं। G20 जब हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और ये पुराने लोगों की जो कहावत थी उनके दिमाग में था कि भारत सपेरों का देश है, ये बताया गया कि भारत भगवान शिव की धरती है, सपेरों का देश नहीं है। क्योंकि हमने जब G20 किया तो वहाँ पे G20 में साल भर होने वाले प्रोग्राम हमने दिल्ली तक सिमट के ना रखे, बल्कि हमने सारे के सारे प्रोग्राम 28 के 28 राज्यों में किए, और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हम प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक राज्य के नागरिक का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने घर के बड़े बुजुर्गों का करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको एक अच्छा फेडरल सिस्टम देने की वकालत करती है। अब बात आती है कि जब हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फेडरल सिस्टम बनता कैसे है। तो फेडरल सिस्टम बना दो तरीके से। पहले देखते हैं हाउ फेडरेशन फॉर्म्स, किस तरीके से ये बनती हैं। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन लिखी हुई है मैंने, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। यानी कि पहले कमिंग टुगेदर के बारे में चर्चा करते हैं और फिर करते हैं होल्डिंग टुगेदर के बारे में। कोई बहुत कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा चित्र कोई देख के आपको समझ में आ जाएगा। जरा यहाँ देखिए, ये मैंने चित्र बनाया हुआ है जहाँ मैंने एक सर्किल लिया है, सर्किल भी नहीं बोलेंगे, ओवल शेप है, और यहाँ पे मैंने अंदर कुछ स्टेट्स को मेंशन कर दिया है इस तरह से। और इन स्टेट्स ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि हम मिल करके अपना एक सेंट्रल पावर बनाते हैं ताकि कोई अड़ोसी या पड़ोसी देश जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है वो हमें सप्रेस ना कर पाए, मतलब हमें दबा ना पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, जब स्वतंत्र रूप से रहने वाले छोटे छोटे देश, जिन्हें आप राज्य बोल सकते हो, जब बाद में इकट्ठे हो जाएंगे, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में अपनी एक पावर को एक जगह पर सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो ये जो आपका फेडरलिज्म है वो कमिंग टुगेदर वाला फेडरलिज्म कहलाता है। यानी कि स्टेट इंडिपेंडेंट है अपने कानून बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना था भारत वाले सिस्टम में कि भाई आपको सेंट्रल के कानून में कोई दिक्कत ना आए, अपने कानून को दिक्कत ना आए, नागरिकों के सबके वही हैं। लेकिन कमिंग टुगेदर वाला जो फेडरेशन है, मतलब जो आपका संघवाद आके जो लोग राज्य बनाते हैं, उनमें स्टेट के कानून बिल्कुल अलग होते हैं और सेंट्रल का कानून बिल्कुल अलग होता है। जैसे भारत में एकल नागरिकता है, आप कहीं भी रहिए, आप इंडियंस के नाम से जाने जाएंगे, आप कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन कमिंग टुगेदर वाला जो फेडरेशन होता है, इसमें आपको स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और साथ में सेंटर की भी। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, यूएसए, नाम ही पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये भारत की तरह कोई एक ही जगह पे सीमा निर्धारित देश नहीं है। अलास्का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सब के छोटे छोटे जो आपके राज्य हैं, वो सब इस बात पे राजी हुए कि हम अमेरिका के अंतर्गत ये काम करेंगे और इसको यूएसए के नाम से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से बात करेंगे, जिसकी राजधानी इन्होंने वॉशिंगटन डीसी को बनाया। अब इसमें अगर किसी व्यक्ति को न्यूयॉर्क में रहना है तो उसको अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, वही व्यक्ति अगर अलास्का में रहेगा तो उसको अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। जब स्टेट के चुनाव होंगे तो वो अलग तरीके से चुनाव में भाग लेगा, उसके कानून की पॉलिसी अलग होंगी, और जब सेंटर के चुनाव होंगे तो अलग तरीके से काम करेगा। तो ये है आपका कमिंग टुगेदर, आपका फेडरेशन। और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, चित्र देख के आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। फिर भी इसके अच्छे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हम बात कर रहे हैं भारत की। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये है आपका सेंटर, और जैसे कि सेंटर में आप देख पा रहे हैं ये मान लीजिए इंडिया, और इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अलग अलग। आपने शोले पिक्चर देखी है और वहाँ पे जेलर साहब बोलते हैं कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, यानी कि कमांडिंग अफसर कौन है? जेलर साहब। लेकिन आधे इधर भेज दिए आधे उधर भेज दिए, मतलब आधे उधर का काम देख रहे हैं और आधे इधर का काम देख रहे हैं, और पीछे वाले इनको देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि थे ही नहीं वहाँ पे। तो दूसरी बात ये भी है कि जब कोई देश बहुत बड़ा है
और उसको पता है कि वो जहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा है वहाँ से जितना भी पावर है वो आगे तक एकोमोडेट नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर किया जाती है कि आइए हम आपस में बैठ करके एक संघवाद बनाते हैं जहाँ पे मेन जो ताकत है वो हमारे सेंटर की रहेगी और बाकी के राज्यों को ये बोल दिया जाएगा कि आप अपने राज्य के लोगों के हिसाब से कानून बनाइए। लेकिन इसकी एक खास बात और है, और वो खास बात ये है कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर हर स्टेट को अलग अलग मतलब अपनी अपनी ताकत थी, उनको पावर इक्वली शेयर की गई थी, यहाँ पर पावर इक्वली शेयर नहीं की जाती। होल्डिंग टुगेदर में पावर इक्वली शेयर नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे 6th शेड्यूल की, लद्दाख वाली मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि 6th शेड्यूल में हमने 4 स्टेट को रखा जिसमें असम प्रमुख रूप से आता है, और वहाँ पर हमने उनको स्पेशल पावर दी हुई है कि देखिए भाई आपका अपना कल्चर है उसको बनाने के लिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें तो नहीं मालूम कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी वहाँ पे, तो उनको बोला गया कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, आपको हम स्पेशल अथॉरिटी दे रहे हैं। लेकिन हमने ये चीज़ हर जगह नहीं दी क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि होल्डिंग टुगेदर के फेडरेशन में आप जो शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर स्टेट को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, बल्कि इसको अप और डाउन यानी कि इसको ब्रॉडेंड और नैरोड करते रहना पड़ता है एज पर कंडीशन जो भी आपकी लगती है। आते हैं हाउ कैन वी से इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, और इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाया था उसके अच्छे एग्जांपल। तो भाई अपने इंडिया को तो नहीं बोलेंगे, इंडिया का तो है ही आपका होल्डिंग टुगेदर। स्पेन और बेल्जियम ये भी होल्डिंग टुगेदर कंट्रीज के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। देखते हैं आगे, हाउ कैन वी से इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हम कैसे बोलेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द 3 लिस्ट ऑफ आर मेंशन्ड बिलो। देखिए जब शक्तियों का वितरण हो रहा है तो हमने इसमें 3 सूचियां बनाई और शक्तियों को हमने उसी हिसाब से बांटा। जैसे कि घर में कोई काम होता है, शादी वादी का काम है, तो सबको पता है कि महिलाओं को काम दिए जाते हैं कि घर में आप रिश्तेदार जो आ रहे हैं उनके खाने पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे, और पुरुषों को ये काम दिया जा रहा है कि देखिए बाहर जो भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, निमंत्रण न्योते टेंट वेंट का जो भी काम है वो उनको दिया जाएगा, और घर की छोटी छोटी बच्चे को ये काम दिया जाता है कि आप दुल्हन के साथ रहिए और उसकी सेफ गार्ड बन के, बॉडी गार्ड बन के आप काम कीजिए। तो इस तरह के 3-3, 4-4 लेयर में काम बांट दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई मुख्य फैसला लेना होता है तो जो घर का मुखिया होता है वही फैसला लेता है, भले ही काम अलग अलग बटे हुए हैं लेकिन जो मुख्य फैसला होगा वो घर का मुखिया ही लेगा। उसी तरीके से भारत के फेडरेशन में 3 आपके स्टेप हैं जिनमें आपको विशेष रूप ध्यान रखना है। यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं केंद्रीय सूची, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं हम राज्य सूची, और तीसरा होता है को करेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं हम समवर्ती सूची। और इन सूचियों पर आपकी ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। तो इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करने के लिए मैं आज की क्लास को यहीं तक छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो थोड़ी और लेंदी हुई तो हो सकता है कि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए अगला पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि फेडरेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या है उसके टाइप, क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो या आपको समझ में ना आई हो या कुछ और आपको उसमें मतलब चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा किस तरह की क्लास लगी। तब तक के लिए मैं गौरव सिकरवार AWT परिवार में आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।